काम करता, और वो बंदा जो रोनी है वो मेरे से बात करता रहता था। वो मेरे को बताता था दीदी आपको ना फिर ये लोग कुछ दिन काम कराएंगे, आपको फिर ऐसे USDT में पैसे दिलवाएंगे, ऐसे जिस तरह से उसने मुझे सारी बातें बताई कि कैसे पेमेंट होगा, कैसे ये इसको कहाँ ड्रॉप करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, मैं उसी समय समझ गई थी कि वो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसने मुझे पिस्टल शो किया और उसे इंग्लिश नहीं आती होगी तो उसने मुंह पे हाथ रखा कि चुप रहो और बैठे रहो। साइलेंट एंड हाँ, सिट डाउन। मैं समझ गया था कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। बार बार मुझे बोलता था, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट ऐसे ही कॉल करती कि देखो मेरे भाई को कुछ मत करना, तुम लोग को जब जो चाहिए बताना, हम अरेंज करके देंगे, जैसे भी अरेंज करके देंगे, बस मेरे भाई को कभी कुछ करना मत करे। अरे दीदी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो खुद फंसा हुआ, वो मुझे ऐसे ही बोलता रहा। फाइनली 4 दिन बाद प्रदीप ने बोला कि नहीं, ही वॉज द कल्प्रिट जो मुझे फंसा के यहाँ लेके आया है। सरकार की तरफ से जयशंकर से जो भी मिलता, काम हो रहा है, हाँ हम देख रहे हैं काम हो रहा है, VK सिंह से पूछो जी, वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि हम के विदेश मंत्रालय कह रहा है काम हो रहा है जी, आपका जो अर्जी है वहां तक पहुंचा गया, आप लोग बोल रहे हैं कि हम वहां पहुंच नहीं सकते, तो काम हो कहां पे रहा है। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर में, और गाजीपुर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीरों की धरती रही है और बहुत सारे अपने आप में इतिहास में उत्तर प्रदेश का गाजीपुर चर्चा में रहता है। लेकिन इसी बीच में बीते दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ पर प्रदीप कुशवाहा जो यहाँ के रहने वाले हैं गाजीपुर के, वो म्यांमार में जाकर फंस जाते हैं। कैसे क्या पूरी मामला आपने देखा होगा, हमारे वीडियो के माध्यम से भी आपने देखा होगा। लेकिन इसी दौरान प्रदीप जी ने अपनी सिस्टर की बात की थी जो गाजियाबाद में रहती हैं, और उन्होंने तमाम उनकी जो सारी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हो, चाहे यहाँ से पैसे के लेन देन हो, तमाम जगह उन्हीं का हाथ था। और उन्होंने पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी बहन की भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता अपने आप में एक अटूट रिश्ता होता है, उसको सार्थक किया है। लेकिन आज हम गाजीपुर में मौजूद थे, तो इसी दौरान हमने सोचा कि उनसे भी बात कर लेते हैं, और यहाँ पर वो आई हुई हैं, आइए सीधा आपसे मिलवाते हैं और बात करवाते हैं कि इस तरीके का वारदात जो इनके साथ हुआ, इनके भाई के साथ हुआ, ताकि वो किसी अन्य भाई के साथ ना हो, क्या मुसीबतें झेली हैं उन्होंने, ये खुद बयां करेंगे और आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। स्वागत है। थैंक यू। तो ये सारा आपने, हम लोगों ने जिस तरीके से प्रदीप जी से बात भी करी थी और उन्होंने बताया भी, और आप काफ़ी ज़्यादा वीडियो में बोलते हो, जिक्र करते हो, भावुक भी हो गए थे, रोने लगे थे कि दीदी ने बहुत ज़्यादा मदद करी, और यहाँ से गाजियाबाद से लगाकर तमाम जगह पर। तो क्या पूरा मामला था, कब आपको जानकारी मिली और कब से, क्या शुरुआत से बताइए। जी, ये जिस दिन इंटरव्यू के लिए इनको बुलाया था 14 मई को, तो ये जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में से मुझे करीब 2 सवा 2 बजे के करीब इसने मुझे वीडियो कॉल किया। अच्छा। हाँ, तो इसने मुझे बिल्कुल स्माइल करते हुए बताया कि अन्नू मेरा इंटरव्यू है, मैं माइसॉट जा रहा हूँ, और मुझे जो इंटरव्यूअर है उसने मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि गाड़ी कहाँ से, तो कह रहा माइसॉट से, चियांग माई से मुझे लेने के लिए। अच्छा। तो एट द सडन पॉइंट मुझे वो चीज़ क्लिक करी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठे हैं, तो हमें वो चीज़ क्लिक करी। मैंने कहा कि कोई इंटरव्यू लिवाने के लिए तुमको, कि वो कह रहा कि उन्होंने मुझे बोला है कि आप इंटरव्यू देने आइए, अगर आपका सिलेक्ट हो गया तो हम आपको इसी होटल में एक रूम दे देंगे, और नहीं सिलेक्ट हुए तो हम आपको वापस आपके रूम पे चले जाएंगे। हाँ, तो आप अपने सारे, थाईलैंड में, हाँ ये सब थाईलैंड में, रास्ते में था वो, जब करीब 3-4 घंटे की जर्नी वो कर चुका, 3 घंटे की जर्नी कर चुका था। तो बोला कि उन्होंने मुझे पूरा लगेज लेके बुलाया है, पूरा लगेज लेके, उसने बोला कि मैं पूरा लगेज लेके निकल गया हूँ। तो मुझे वो चीज़ क्लिक करी है। मैंने तुरंत उससे पूछी कि प्रदीप ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंटरव्यूअर को बुलाने के लिए गाड़ी भेजती है। मैंने कहा कि प्यासा कभी कुएं के पास नहीं जाएगा, प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आएगा। तो मुझे मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने उसको ये चीज़ बोली, सडनली उसी समय फ़ोन कट हो गया। उसके 10 मिनट बाद बहुत स्लो सा वीडियो मेरे मोबाइल पे आया, मतलब व्यू का, कि बहुत सुनसान सा रास्ता है, गाड़ी जा रही है, बट व्यू ऐसा छोटा सा वीडियो। तो फिर वहाँ से मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैंने कहा अच्छा चलो वो रात में पहुँच जाएगा तो वो मुझे ज़रूर, जब उसका इंटरव्यू हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो मुझे करता है। बट छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मैं थोड़ा सा भूल गई, रात में मैं भी नहीं ध्यान दिया। 5 बजे सडनली पिंकी का सुबह फ़ोन आता है कि दीदी इनका फ़ोन स्विच ऑफ है और फ़ोन नहीं लग रहा है। मुझे भी ये चीज़ क्लिक करी कि अरे प्रदीप पहुंच गया, उसका इंटरव्यू हो गया, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। वो क्योंकि वो सबसे पहले उसकी लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो हमेशा से मुझे बताता आया है, तो उसने नहीं बताया।
मेरा एकदम से वो हो गया। फिर मैंने इस पिंकी को फ़ोन किया कि मैंने कहा कि अच्छा किससे बात हुई तो तुम्हारी? तो कह रही कि उन्होंने किसी वरुण ठाकुर का नंबर दिया था, तो जिसके पास गए थे उन्होंने मेरा नंबर दिया। मैंने उसको बात किया तो कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो वो पहुँचे ही नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि वो तो यहाँ आए ही नहीं। अब मैं भी एकदम परेशान, पूरे 24 घंटे हो गए, मतलब 3 बजे से दूसरे दिन 3 बज गए, मैं एकदम परेशान। फिर सडनली वही प्रदीप का शाम को फिर सरता ये बोली कि मेरे पास एक नंबर से मैसेज आया है, हाँ, कि प्रदीप जहाँ वो फंसे हैं वो बता रहे हैं। मैंने उस नंबर पे मैसेज किया, मैंने कहा कि अगर आपके पास मेरा भाई है तो प्लीज़ मेरी उससे बात कराओ। तो वो बंदा जो है वो रोनी नाम का बोल रहा है कि दीदी मैं यहाँ खुद भी फंसा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो खुद फंसा हूँ। जो कि फिर उसने मुझे बताया कि दीदी मैं खुद फंसा हूँ लेकिन मैं प्रदीप से बात कराऊंगा। हम कहे नहीं मुझे तो उसने ऑडियो मैसेज कुछ भेजा प्रदीप का। मैंने बोला नहीं, मुझे ऑडियो नहीं सुनना है, मुझे उसको वीडियो कॉल पे साफ देखना है। फिर उसने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी। मैंने फिर बोला कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी कि मेरा भाई, मतलब जब तक मैं उसको वीडियो कॉल पे सामने नहीं देख लूंगी, मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम लोगों पे। हो सकता है ये रिकॉर्डेड वीडियो तुम मुझे भेज रहे हो, हाँ, डरा धमका के जैसे भी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तुम मेरे भाई से बात कराओ। फिर एक दिन पूरा लगने के बाद तो दूसरे दिन शाम को प्रदीप का मैसेज आता है, पूरा 1.5 दिन बीतने के बाद वो वीडियो कॉल करता है, बोल रहा है कि बहुत चिल था वो कि अरे मैं ठीक हूँ, कुछ बात नहीं है, ये वो। तो उस समय वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, या जो भी क्या उन्होंने उसको बोला था मुझे नहीं पता। और हमारी रो रो के हालत खराब थी। मैंने बोला कि तुम इतना मतलब निश्चिंत कैसे हो, जितना तुम बता रहे हो तुम्हारा किडनैप हुआ, और हम जहाँ तक दे रहे तुम चाइनीज माफिया के अंडर में हो, तुम्हारी लोकेशन जहाँ की शो कर रही है। मैंने कहा कि समथिंग इज वेरी फिशी, कि कुछ गड़बड़ है भाई, तुम इतना रिलैक्स नहीं हो सकते, या तुम्हें कोई डरा धमका रहा है? नहीं नहीं ठीक है, तो तुम किसी को इतना मत बताओ ना, मैं अपने आप आ जाऊंगा, 1-2 महीने की बात है, ये लोग बोल रहे हैं कि काम करोगे फिर वो छोड़ देंगे। मैंने कहा कि अच्छा फिर क्या करें हम? तो मैंने कहा नहीं प्रदीप, वो ऐसे नहीं छोड़े, किडनैप किया है तो कोई रीजन से करा है, करे इनको काम करने के लिए बंदे चाहिए इसलिए उन्होंने किया है। ऐसे ही फिर वो 1.5-2 महीने काम करता। और वो बंदा जो रोनी है वो मेरे से बात करता रहता था, वो मेरे को बताता था दीदी आपको ना फिर ये लोग कुछ दिन काम कराएंगे, आपको फिर ऐसे USDT में पैसे दिलवाएंगे, ऐसे जिस तरह से उसने मुझे सारी बातें बताएं कि कैसे पेमेंट होगा, कैसे ये इसको कहाँ ड्रॉप करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, मैं उसी समय समझ गई थी कि वो बंदा इन्हीं का है। मैंने कहा, वो बार बार मुझे बोलता था, मैं लेकिन मैं उसे डायरेक्ट ये से कॉल करती कि देखो मेरे भाई को कुछ मत करना, तुम लोग को जब जो चाहिए बताना, हम अरेंज करके देंगे, जैसे भी अरेंज करके देंगे, बस मेरे भाई को कभी कुछ करना मत करे। अरे दीदी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो खुद फंसा हुआ, वो मुझे ऐसे ही बोलता रहा। फाइनली 4 दिन बाद प्रदीप ने बोला कि नहीं, ही वॉज द कल्प्रिट, जो मुझे फंसा के यहाँ लेके आया है, जो वरुण ठाकुर बन के जो मुझे इंटरव्यूअर के नाम पे बात करा, वो आके सहानुभूति दिखा के मेरे से सारा मेरा बैकग्राउंड जान के और मेरे रूम से निकल गया। वो एक्चुअली उसका बैकग्राउंड जानने के लिए वो क्या करता था कि बंदे फंसाता था, बुलाता था, और जिस दिन बंदे पहली रात उनके कमरे में जाता था, सहानुभूति दिखा, क्योंकि बंदा अकेला है, अपने देश का कोई मिल जाता है तो दुख दर्द निकालने के नाम पे वो 2-3 दिन उनके साथ बिताता था उनके रूम में, और उनका सारा फैमिली बैकग्राउंड देख लेता था कि मतलब इस बंदे से हम कितनी रैंसम मनी ले सकते हैं, हाँ, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मतलब पूरा स्कैमर वाला जाल, एग्जैक्टली पूरा मतलब पूरा बायोडाटा जिसे कहा जाता है। हाँ हाँ, वो बातों में, हाँ, वो इमोशनली वैसे भी वीक था, शॉक्ड था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ, कोई सडनली ऐसे लोग इंडियन में जो सब तुम्हारा दुख दर्द समझ रहे हैं, तो उसने भी दिल खोल के अपनी सारी बातें बताई। फिर इस तरह से वो 1.5-2 महीने वही काम करता रहा। 2 महीने के बाद मैंने प्रदीप से बोला कि उनको बोलो कि छोड़ दे, पैसे वैसे चाहिए तो बात करो। तो कह रहा नहीं पैसे तो अभी नहीं ले रहा है, बोल रहे नहीं पैसे नहीं लूंगा, काम करो। इधर भी इस बीच हम VK सिंह से, जो वहाँ के राजदूत में इंडियन एम्बेसी के काउंसलर थे, उनसे हमारी बातचीत होती रहती थी। वो बोले कि जो नया एरिया है हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारी सरकार की वहाँ कोई पहुँच नहीं है, वो कोई नया कैंप है, ऐसा है वैसा, वो टालते रहे कि मतलब हम वहाँ, उन्होंने साफ अपने असमर्थता दिखाई कि भारतीय एम्बेसी के लोग वहाँ नहीं जा सकते, हमारी वहाँ कोई पहुँच नहीं है। उन्होंने साफ यही दिखाया 2 महीने। फिर 2 महीने के फिर, लेकिन प्रदीप 10 दिन के बाद उसने मुझे एक चीज़ बोली कि अनीता यहाँ पे ना कोई लोग बोल रहे कि एक शंकर नाम का आदमी है जो पैसे लेता है 3-3.5 लाख रुपए और निकालता है। तो हमने एम्बेसी से ये चीज़ कंफर्म करी उनसे कि क्या कोई शंकर नाम का आदमी है क्या? तो कह रहे हैं कि हाँ, 1-1.5 साल पहले तक था, वो बंदों को रेस्क्यू करता था, तो बट वो क्या हुआ कि वो चाइनीज माफिया के मतलब आंखों में आ गया था, उसमें चढ़ गया था, इसलिए हमने उसको अंडरग्राउंड कर दिया है। अब वो ये सब काम नहीं करता। हमने बोला ठीक है। और उस बीच में कई लोग
थर्ड पर्सन के थ्रू भी लोगों को निकाल रहे थे, लेकिन हम उनके साथ नहीं गए। हमने इंडियन एम्बेसी के थ्रू जाना प्रेफर किया कि नहीं हम इंडियन, क्योंकि हमें नहीं पता कि थर्ड पर्सन कौन है, हम पैसे दे वो लेके भाग जाए तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा। तो इसलिए हमने इंडियन गवर्नमेंट के एम्बेसी के थ्रू ही जाना शुरू किया कि नहीं आप जैसे बोलोगे, आप जैसे कहोगे वैसे ही हम चलेंगे। तो हम उसी प्रोसेस में चलते रहे 2 महीने 3 महीने। 2 महीने के बाद फिर जो एम्बेसी हैं उन्होंने बोला कि प्रदीप से बोलो कि कुछ वहाँ की डिटेल दे, कुछ ऐसा। तो मैं वहाँ पे जो अगर मुझे लोकेशन मिल गई, आईपी एड्रेस मिल गया, कुछ लोगों के फोटोज वगैरह मिल गए, तो मैं इन चाइनीज वालों की बैंड बजा दूंगा, ये कर दूंगा। वो बहुत बड़ी बड़ी हाँ की उसने, वीके सिंह ने। तो फिर हमने भी प्रदीप से बोला कि प्रदीप अपनी आईपी एड्रेस और कुछ भेज सकते हो, तो वह बेचारे ने जान पे खेल के 1-2 लोगों की फोटो, हाँ नहीं 1-2 लोगों की फोटो भेजी थी, जो चाइनीज जो मैनेजर वगैरह वहाँ पे काम कराते थे इससे, और वहाँ की लोकेशन भेजी, आईपी एड्रेस वगैरह कंप्यूटर का भेजा, लोकेशन ट्रेस करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन। तो जो सब भेजने के जस्ट दूसरे दिन क्या हुआ कि प्रदीप के रूम पे रेड पड़ती है, उसके बैग से मोबाइल वो ले लेते हैं और यहाँ से प्रदीप को उठा के ले जाके टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तुरंत समझ गई कि ये चीजें उसके यहाँ से लीक हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को उसी समय बोला, वीके सिंह के यहाँ से मैंने बोला कि ये प्रदीप की बात जो थी सिर्फ मेरे आपके और वीके सिंह के बीच में थी, या प्रदीप और वीके सिंह के बीच में थी। कहाँ से ये लीक हुई? अगर रेड पड़ती तो सबके रूम पे पड़ती ना, सिर्फ प्रदीप के रूम पे जाके फोन निकालना। इट मीन्स कि उनको बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सबके रूम की बारी बारी अगर तलाशी होती तो हम समझते कि इट्स अ रैंडम कि हाँ वो तलाशी ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रदीप के रूम में आना, उसका रूम मोबाइल लेना, ये समझ में आ गया क्योंकि उनको सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई तू क्या कर रहा है, हाँ कि तुम्हारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, ये बंदा लीक कर रहा है और तुम लोग बैठे हुए हो। उसके बाद से प्रदीप को टॉर्चर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे पास 2-3 दिन बाद 3 जुलाई के करीब रात में 11 बजे फोन आया पिंकी के, उसकी वाइफ के पास। तो बहुत करा रहा था, मैं सोई तो वो सोची भैया है, तो कह रही दीदी इनका फोन आया। मैं भी उस समय यहीं पे थी, मैं बात की, लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने दबा रखा है। बहुत कराह के, बहुत दर्द में उसने बोला मेरे से कि अनीता इनको ना पैसे दे दो, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? जैसे लग रहा था कि किसी ने उसके गर्दन पे कुछ रख रखा है या कितने लोग उसको दबा रखे। बहुत प्रेशर में, बहुत पेन में वो बोला। तो मैंने बोला कि हाँ तुम घबराओ मत, हम सारा पैसा तो दे देंगे। तो कह रहा है ये लोग बोल रहे 2-3 दिन के अंदर दे दो। हम कहे ठीक है हम दे देंगे पैसे, लेकिन और यूएसडीटी में देना है। उसने ये चीज बोल के फोन कट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गई कि यूएस डॉलर में देना है या यूएसडीटी। मैं उस चीज में थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि यूएसडी है या यूएसडीटी है। तो वो 3 दिन में हमने पैसे कोई अरेंज नहीं किए क्योंकि वही चीज का कंफ्यूजन था। 3 दिन, तीसरे दिन टाइम के बहुत पक्के थे, तीसरे दिन सेम उसी टाइम पे कॉल करके उन्होंने पैसे, प्रदीप ने बोला पैसे अरेंज हुए। तो मैंने बोला कि एक्चुअली पैसे तो इसलिए नहीं अरेंज हुए क्योंकि हम यूएसडी और यूएसडीटी में कंफ्यूज हो गए थे, तो अभी तो पैसे नहीं हैं। तो उधर से उन्होंने बोला कि अभी अब पैसे नहीं दिए तो फिर तो अब हम इसको टॉर्चर करेंगे। अब पैसे नहीं दे रहे हो, अब इसको आज हम फिर से टॉर्चर करेंगे। हम क्या, आप टॉर्चर मत करो, आप पैसे, एक्चुअली हमें कंफ्यूजन हो गई थी कि हमें यूएसडी देना है या यूएसडीटी देना है। इस वजह से हम 2 दिन में और आपका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है कि हम सामने से फोन कर सकें। आपने फोन बंद करके रखा हुआ है, हमने मैसेज भी आपको डाला हुआ है, आप देखते क्यों नहीं? बट वो कुछ सुनते ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि ठीक है अब भी कितना दोगे? तो फिर मैंने उनको बताया कि देखिए यूएसडीटी तो बहुत मुश्किल है कि एक साथ हम 10,000 यूएसडीटी आपको ट्रांसफर करें, इंडिया में इलीगल है। तो हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जैसे हमसे अरेंज होगा हम पैसे आपको देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर कह रहे अभी कितना दे सकते हो? तो फिर हमने बात की तो 500 के पहले मैंने 500 का ही बाल बोला कि मैं 500 यूएसडीटी ही अब पहले अरेंज करूंगी, मैं कल तक दूंगी। इस तरह करते हुए 10-15 दिन मैंने, हमारे बहनोई हैं भैया, इन लोगों ने मिलके एजेंट के थ्रू कैसे कैसे करे 10-15 दिन में हमें 500, 800, 1000, 1500 करके उनको 8000। पहले मेरे फिर एक बीच में प्रदीप का फोन आया तो कह रहे 8000 ही देना, उस अभी 2 दिन रुक जाना, पैसे मत देना। इसने बोला तो हमने फिर उनसे 2-3 दिन का और समय मांगा और 8000 के करीब पेमेंट कर दिया क्योंकि उन्होंने $8000 ही मांगे थे। फिर जब 8000, फिर मैंने उनसे जब पूछा कि अब तो ऑलमोस्ट 90% पेमेंट हो गई है, जो लास्ट पेमेंट है आप बताओ कि प्रदीप को कब और कहाँ छोड़ोगे? तो उन्होंने बोला कि पहले अब 2 लाख और दो तब छोड़ूंगा। मैंने कहा अब क्यों? मैंने आपने 8000 बोला था, हमने दे दिया। हमने किस तरह से कैसे अरेंज करा कि हम नहीं जानते, वी वांट मनी एंड यू हैव टू पे टिल टुमारो। मैंने कहा कि इतनी जल्दी 2000 यूएसडीटी तो मैं अरेंज नहीं हो पाएगा और मैं कर भी नहीं पाऊंगी, हमें समय चाहिए। तो कह रहा है फिर हम प्रदीप को टॉर्चर करेंगे। हम के
मैं बहुत गिड़गिड़ाई उनके आगे कि नहीं आप टॉर्चर मत करो, हम हमारी मजबूरी भी तो समझो, हम क्या कर सकते हैं। तो बट वो चाइनीज था ट्रांसलेटर, मतलब वो बात कर रहे थे पीछे से चाइनीज, जो भी उसको बोल रहे हो। मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा। फिर उसने बोला कि मैंने फिर उनसे पूछा कि कई लोगों से तो आपने सिर्फ 4 लाख में छोड़ दिया, किसी को 5 लाख में छोड़ दिया, प्रदीप को आप इतना क्यों टॉर्चर कर रहे हो या उसके साथ इतनी सख्ती क्यों हो रही है। कह रहे प्रदीप ने कुछ गलत किया है, बहुत गलत किया है, इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। मैं समझ गई कि प्रदीप ने वही उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करी है शायद, हाँ ये चीज़ शायद हुई है। तो यही चीज़ फिर मैंने जब वीके सिंह से पूछी तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। इस दौरान जैसे दिल्ली सरकार से या सरकार के कोऑर्डिनेशन में आकर के आप लोगों ने कुछ बातचीत करने का प्रयास किया? बहुत किससे नहीं, हमें डायरेक्ट एस जयशंकर से बात हो रही है, और सिर्फ नॉट इवन मी, मेरे जैसे ऐसे 15-20 फैमिली के हम कांटेक्ट में थे जिनके बच्चे वहां फंसे हुए थे। क्या प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आ रही है? सरकार की तरफ से जयशंकर से जो भी मिलता, काम हो रहा है, हाँ हम देख रहे हैं काम हो रहा है। वीके सिंह से पूछो जी, वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि हम के विदेश मंत्रालय कह रहा है काम हो रहा है जी, आपका जो अर्जी है वहां तक पहुंचा गया, आप लोग बोल रहे हैं कि हम वहां पहुंच नहीं सकते, तो काम हो कहाँ पे रहा है? जयशंकर को देखा जा रहा है कि आगे आने वाला इन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लोग देखते हैं, बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाता है कि जो मोदी सरकार के अंदर बड़ी भारी इमेज है कि भाई बाहर की फॉरेन एम्बेसीज को पूरी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं, ये तो जितना देखिए मैंने जो 4 महीने में इंडियन एम्बेसी का देखा है, इतना छोटा सा देश है म्यांमार, जो शायद दिल्ली से भी छोटा है। ऐसे छोटे से देश के अंदर अगर ये एम्बेसी अपनी एक छोटी से मतलब आर्मी लेके वहां जाके अपने बंदों को नहीं निकाल सकते, इनके बंदे वहां पे मार रहे हैं, पिट रहे हैं, और इनसे कोई मतलब नहीं है, तो काहे की एम्बेसी और काहे की सरकार? किस बात की सरकार है? जब आपके प्रदीप भाई ने बोला था कि वहां पे मोरक्को की एम्बेसी आ रही है, वहां पे इथोपिया की एम्बेसी आके अपने बंदों को ले जा रही है, इथोपिया मोरक्को जैसी छोटी छोटी एम्बेसी वहां पे घुस के अपने बंदों को निकाल ले रही है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी नाकारा है, इतनी निकम्मी हो गई है कि इतने छोटे से देश में अपनी एम्बेसी नहीं जा रहे, उनके एम्बेसी के बंदे कह रहे हैं कि हमारा वहां कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। और जब हम उनसे पूछते हैं तो हमें एक एजेंट का नंबर दिया जाता है कि जी ये एजेंट 5 लाख रुपए लेगा आपसे और आपके भाई को निकालेगा। आपकी गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है तो आप अपने गवर्नमेंट तो आप पैसे देके उस एजेंट को हमारे बच्चों को निकालो ना। पैसे हम दे रहे हैं, हम लोग लोन में ले रहे हैं, हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और तस्वीर खिंचा खिंचा के गवर्नमेंट डाल रही है। क्यों डाल रही है? क्यों नहीं हो? वहां से जब सब बंदे छूट के आते हैं तो श्रेय सारा का सारा गवर्नमेंट ले रही है 100%। एम्बेसी में बैंकॉक में भी, वहाँ आईटीसी में थे, वहाँ पे भी जो बैंकॉक एम्बेसी के हैं, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में बैंकॉक में वो जाके कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे तुम्हें कोई इलीगल तरीके से भेजेगा, तुम लोग पैसे देके यहाँ से जाना मत, हम लोग तुमको 1-2 हफ्ते में भेज देंगे, और उस पे भी हम जिस एयरलाइंस की उसकी कहेंगे आपको टिकट निकाल जाए, सब टिकट हम निकालें, एयरलाइंस हम करें, तो हम क्यों 15 दिन वहां सड़ाएं? आईडीसी में इतनी गंदी जगह जहाँ पे रहने तक की ना, वहाँ पे एक बंदे से 500 भाती ऑलमोस्ट करीब 2000-2500 एक लड़के का वहाँ पे सिर्फ रहने का मतलब लेटने की जगह दी जाती है। उनको मोबाइल यूज करना है तो उनको 1000 रुपीज उसके लिए देना पड़ता है। हर चीज के लिए आप लोग मतलब ऐसे लड़के जो इतना ट्रॉमा झेल के आ रहे हैं, हर कदम कदम पे उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये बंदे हमने बोला कि प्रदीप तुम एम्बेसी के चक्कर में मत पड़ना, हम एजेंट को पैसे देंगे। हम कल के एजेंट ने बोला था कि हम 2 दिन के अंदर इनके टिकट निकाल के इनका इमिग्रेशन क्लियर करा के इंडिया भेज देंगे। हम क्यों वहां पे सड़ाएं आईडीसी में अपने भाई को, जब हमको सेम वही पैसे देने हैं? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जब हम भेजेंगे, हम एयरपोर्ट पे इनके साथ वो भी अपनी तस्वीर खिंचाते, लेकिन जब ये चले आए इंडिया में तो इनको दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में इनको पूरी रात बिठा के रखा। पूरी रात 9-8 बजे की फ्लाइट आई थी, सुबह 6 बजे तक सबका इमिग्रेशन कर रहे हैं। जो लड़के म्यांमार से छूट के आए हैं रेस्क्यू वाले, उनको एक साइड में बैठो बैठो बैठो। सुबह 6 बजे सिर्फ 5 मिनट इनका इमिग्रेशन होता है, छोड़ कर अब जाओ। अच्छा, ऐसे में ये ना खाना दिया ना पानी दिया उनको पूरी रात। पूरा रेस्क्यू कराने मतलब परिवार ने रेस्क्यू करवाया के हिसाब से देखा जाए, सरकार ने नहीं करवाया जी नहीं। लेकिन ऐसे में पूरा खर्चा कितना लग गया आप लोगों का इस प्रकार स्कैमर से के जाल से फंसे हुए अपने भाई को छुड़ा कर घर यहाँ देश लाने? टोटल हमारा 15 लाख प्लस लगा है। 15 लाख, हाँ, 15 लाख से ज्यादा ही लगा है। सरकारों ने या तमाम जैसे सांसद विधायक जिस प्रकार से सरकार द्वारा बातें की जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस प्रकार का जो अमाउंट खर्चा हो गया, ये तमाम चीजें तो आपकी बकायदा बैंक से चार्जशीट आप मतलब वो ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ। तो
सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? कुछ नहीं मिली अभी। तो वही तो मैं तो गाजियाबाद में थी, बट लेकिन मैं वीडियोस में देख रही थी कि कहीं बाबू सिंह कुशवाहा आ रहे हैं, कहीं अफजाल अंसारी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मुझे इतनी गुस्सा थी कि ये लोग तब क्यों नहीं मेरे दरवाजे पे आए जब मेरा भाई नहीं था। अब तो आ गए, अब क्या सहानुभूति लेके ये क्या करेंगे? सहानुभूति देके क्या मेरे घर वालों को कुछ करें? अरे देना है तो या तो आर्थिक मदद दो। वो परिवार टूटा हुआ, आर्थिक रूप से टूट गया। एक तो 4 महीने उसने मानसिक परेशानी भी झेली अपने लड़के को लेके। पूरा परिवार कितने दुखों से गुजरा है, कोई नहीं आया सहानुभूति जताने। और जब लड़का आ गया अब तो घर में सब कुछ है। अब क्या है कि सहानुभूति अगर किसी भी नेता में इतनी अकल हो, इतनी दिमाग हो ना, तो उनको ये सोचना चाहिए कि परिवार आर्थिक रूप से टूटा हुआ है तो चलो हम नहीं कुछ कर सकते तो शायद उनकी वो वित्तीय सहायता हम उनसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने किस तरह से दिया है, किस तरह से नहीं दिया। लेकिन कोई नेता ये नहीं, बस सहानुभूति। मुझे इस चीज से इतनी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे दरवाजे पे कोई नेता ना आए। अगर मैं होती तो शायद मैं उनको उसी समय कड़ी पत्रिका देती। मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग बहुत सामाजिक हैं, लेकिन मेरा थोड़ा रवैया अलग तरह का है। मैं इस चीज के लिए अभी भी कड़ी निंदा करती हूँ हर उस सांसद की, हर उस नेता की जिसने हमारे समय में, बुरे वक्त में ना मेरे घर आया, ना मेरे घर वालों की कोई मदद की। और जब जब सब कुछ अच्छा हो गया तो वो हर जगह जाते हैं। और सबसे उनसे मैं कहना भी चाहती हूँ कि अगर आपको जाना है तो उस इंसान के मुसीबत में जाइए, क्योंकि उसी समय उसको जरूरत पड़ती है। जब उसके साथ सब अच्छा हो गया तो फिर आपके वहाँ प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ऐसे जो ऐसे स्कैमर्स के साथ में फंस जा रहे हैं, या ऐसे जो लड़के विदेश में जाकर के अच्छा पैकेज पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर उसके लिए देखिए वहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि अगर जिस भी देश में वो जाते हैं जॉब करने के लिए, पहले तो उस देश की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उस देश की जो एम्बेसी है वहाँ पे जाके अपने पूरे डॉक्यूमेंट, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं क्या वो, तो पहले फर्स्ट है कि अगर कोई भी आपको जॉब के लिए बुला रहा है, आप प्रॉपर वर्क वीज़ा लेके जाओ। कोई समटाइम क्या होता है कि वो आपको बुलाते हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाओ, कुछ दिन आप काम करना, हम आपका वर्क वीज़ा लगा देंगे। डोंट गो, क्योंकि ये ऐसे ही स्कैम होता है। आप कहो कि आप मुझे प्रॉपर वर्क वीज़ा पे बुलाओ, क्योंकि वर्क वीज़ा में क्या होता है कि आप किस कंपनी में हो, आपका ऑनर कौन है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, आपका एड्रेस वहाँ का सब कुछ मेंशन होता है कि आपको किस कंपनी में जॉब दिया जा रहा है। दूसरा कि आप उस एम्बेसी के वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो कि ये कंपनी वहाँ पे है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो वो एम्बेसी वाले आपको बता देंगे कि नहीं, हाँ ये कंपनी यहाँ पे है, या ये लीगल है, इलीगल है, नहीं है, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो उस वेबसाइट पे, उस देश की वेबसाइट पे, मतलब एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके एक बार आप हाँ क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से प्रदीप कुशवाहा जी की बहन थी हमारे साथ में, और इन्होंने उस दुख को झेला है, तब जाकर के आज इतना जो इनका जो आप मूड देख रहे हैं वो खराब है। और खराब किसके प्रति है? नेताओं के प्रति है। और देश में जिस प्रकार से सरकारें अपने दावे करती हैं, दावे करने के बाद में भी इस प्रकार का रवैया जो देखा जाता है, एक भारत का लड़का, भारत में रहने वाला लड़का, गाजीपुर का रहने वाला लड़का जिस प्रकार से जाकर स्कैमर्स के जाल में फंस जाता है और मदद के नाम पर पैसे ठगे जाते हैं, और जिस प्रकार से 15 लाख से ज़्यादा रुपए ठग लिए गए, उसके बावजूद भी अभी कोई आर्थिक मदद के लिए नहीं है, न कोई यहाँ का नेता या स्थानीय विधायक सांसद मदद के लिए आया है। आए हैं तो लोग फोटो खिंचाने के लिए, तस्वीरें खिंचाने के लिए, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे घर तक हो। तो दोस्तों ऐसा आप देख रहे हैं। अब इसको देखने के बाद अब अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका परिवार अगर दुख की घड़ी में आ जाता है तो सिर्फ परिवार ही काम आता है दोस्तों, ना कि कोई मंत्री, विधायक, सांसद, ना कोई नेता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारे जो भाई फॉरेन में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटी गड्डी का रकम कमाना चाहते हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार के प्रति सजग रहें। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।